समझ गए ना जो पिछले बताए थे? जी जी सब समझ गए। हाँ, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी उपभोग फलन किसे कहते हैं? जी सर। जेमकिंस ने उपभोग फलन के सॉरी क्वेश्चन लिखो, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं? जी जेमकिंस महोदय ने इसे दिया है। जेमकिंस का कहना है कि आय में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होगी। लेकिन उपभोग में कम वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होगी, लेकिन उपभोग में कम वृद्धि होगी। कम वृद्धि होगी। जी जिस दर से आय में वृद्धि होगी उससे कम दर से उपभोग में वृद्धि होगी। जी जिस दर से आय में वृद्धि होगी उससे कम दर से उपभोग में वृद्धि होगी। इसी को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट इनकम। जी इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट इनकम। एब्सोल्यूट इनकम में वृद्धि होने पर जिस दर से आय में वृद्धि हो रही है उससे कम दर पर वृद्धि होगी उपभोग में। जी लिख लो फिर से, एब्सोल्यूट इनकम माने निरपेक्ष आय। अच्छा जी एब्सोल्यूट इनकम में वृद्धि होने पर आय में एब्सोल्यूट इनकम वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होगी, लेकिन उससे कम दर से वृद्धि होगी। है ना? जी इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस।
AIH। AIH। उधर हम लोग लिस्ट बनाए तो उसमें वो आया था टर्म ही। जी जी, एब्सोल्यूट रिजन वेरी, इसका तीन ही तो रहता ही है सब में, एब्सोल्यूट इनकम, उसके बाद आय प्रभाव, निरपेक्ष प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, परिकल्पना, आय प्रभाव परिकल्पना। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जी कि साइकोलॉजी और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जी कि आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में भी वृद्धि होगी, लेकिन कम वृद्धि होगी। उस अनुपात में नहीं होगी कि जिस अनुपात में आय में वृद्धि हो रही है, हाँ, उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होगी। और इस कारण से आय के प्रवाह में एक रिसाव हो जाएगा। आय के प्रवाह में एक रिसाव हो जाएगा। इस रिसाव को बचत कहते हैं, सेविंग। तो तुमसे अगर प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू में कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या जवाब दोगी? उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जेएम केन्स ने दिया है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह बताता है कि उपभोक्ता के आय में वृद्धि होती है, जिस अनुपात में उसके आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उसके उपभोग में। एक सेकेंड सर। हाँ सर, अब फिर से बताते हैं। उपभोक्ता का मनोवैज्ञानिक नियम यह बताता है, सॉरी सर, इसे केन्स महोदय ने दिया है। उपभोक्ता का मनोवैज्ञानिक नियम यह बताता उपभोक्ता का नहीं, उपभोक्ता नहीं, उपभोग। है, हाँ सॉरी, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम केन्स महोदय के द्वारा दिया गया है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम यह बताता है कि जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन जो आय में वृद्धि, उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती है ना, उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है, सही से बोलो। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम केन्स महोदय के द्वारा दिया गया है। उपभोग, जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। एक बार हम सर पढ़ के फिर बताएं आपको। बताओ। इस नियम को केन्स महोदय ने दिया है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम यह बताता है कि आय में वृद्धि होती है और उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में वृद्धि का अनुपात उपभोग में वृद्धि के अनुपात से कम होता है। सही नहीं हुआ सर मेरे भी अनुसार। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम केन्स महोदय। फिर हम एक बार बोल देते हैं तब रिपीट करोगी। आय का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जेम केन्स ने दिया है। यह सिद्धांत बतलाता है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में वृद्धि के दर से कम दर से उपभोग में वृद्धि होती है। इस कारण से आय के प्रवाह में एक रिसाव हो जाता है। उसी रिसाव को बचत कहा जाता है, और यही कारण है कि आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत। ठीक है, अब बताएं।
उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जेएम केन्स के द्वारा दिया गया है। इस नियम में यह बताया गया है कि आय में परिवर्तन होता है, उपभोग में भी परिवर्तन होता है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती है, जिससे कि आय की बचत हो जाती है, उपभोक्ता के आय की बचत हो जाती है। उपभोक्ता के आय में एक रिसाव होता है, जिससे कि उपभोक्ता के आय की बचत हो जाती है। इसी को निरपेक्ष रिसाव हो जाता है, उस रिसाव को बचत कहते हैं। उपभोक्ता का मनोवैज्ञानिक नियम केन्स महोदय के द्वारा दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आय में भी वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण आय के प्रभाव में एक रिसाव होता है। इसी रिसाव को उपभोक्ता बचत कहा जाता है, इसी रिसाव को बचत कहा जाता है। तो आय में वृद्धि दर से उपभोग में वृद्धि दर कम होती है। आय में निष्कर्ष से नहीं निकला। आय में वृद्धि दर से उपभोग में वृद्धि दर कम होती है। आय में वृद्धि दर से उपभोग में वृद्धि दर कम होती है। जी, इसको कौन सा नियम कहते हैं? इसको केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ केन्स। अच्छा, बचत किसे कहते हैं? बचत किसे कहते हैं? उपभोक्ता बचत जो होगा वही बचत होगा ना सर। नहीं, उपभोक्ता बचत तो अलग कंसेप्ट है ना। बचत तो ऑलरेडी तुम पढ़ चुकी हो। जी, उपभोक्ता बचत तो है कि क्या मूल्य देना चाहता है और वास्तव में क्या मूल्य देता है, उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। मेरा प्रश्न तुमसे है कि बचत किसे कहते हैं? उपभोक्ता किसी वस्तु को व्यय करने के लिए। अरे वस्तु कहाँ हो रहा है भाई, यहाँ क्वेश्चन है बचत क्या है। सर नहीं जवाब दे पाएंगे। हाँ तो लिख लो, क्वेश्चन लिखो, बचत क्या है? जी, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। अब बोलो। आय का वो हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता उसे बचत कहा जाता है। उपभोग किसे कहते हैं? आय का वह हिस्सा जिसको उपभोग कर लिया जाता है उसे उपभोग कहा जाता है। करेक्ट, वही परिभाषा हो गया। उपभोग किसे कहते हैं? आय का वह हिस्सा जो उपभोग किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। और आय का वह हिस्सा जिसको उपभोग नहीं किया जाता है वो क्या होता है? बचत कहलाता है। बचत हो जाता है। ड्यूसेनबेरी ने क्या कहा? डिशनबेरी का था
निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना और था निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना था क्या ड्यूशनबेरी का? सापेक्ष आय सापेक्ष परिकल्पना है, पिछले वर्ष के आय के आधार पर वर्तमान में खर्च करता है। हाँ अच्छा, लिखे क्या? लिख लो। पिछले वर्ष के आय के आधार में जब वर्तमान वर्ष में व्यय करे, वर्तमान व्यय वर्ष में उपभोग करे, वर्तमान वर्तमान में उपभोग करे, करे तो उसे जैसे तो उसे हम सापेक्ष आय परिकल्पना, मिलिट्री का रिटायर ऑफिसर ऐसा ही करता है। एसआई क्या हुआ? मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर इसी तरह से खर्च करता है। रिटायर कर गया लेकिन खर्च का उसका उपभोग का रेट रहता है पहले वाला। जी, इसको बोलते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, RIH। है ना? जी, RIH क्या मतलब हुआ? रिलेटिव इनकम रिलेटिव। हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट लिखो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। जी, कहा कि उपभोक्ता अपने अस्थाई आय के आधार पर व्यय करती है। इसे मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि उपभोक्ता अपने अस्थाई आय के आधार पर व्यय करती है। अस्थायी आय के आधार पर व्यय करती है। व्यय करती है। इसी को परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं। हो गया? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं जी, PIH। बस दैट्स ऑल। प्रणाम सर।